नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और IBC 24 की इस खास पेशकश में आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और साथ ही साथ एक डिबेट भी करेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, यह जरा जानना जरूरी है। जी हां, 5 मंत्रियों के साथ कोरोना संकट का मुकाबला कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अब चुनौती अपने मंत्रिमंडल को विस्तार देने की है। सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट भी करना है, जिसके कारण बीजेपी की हिस्सेदारी में तो कमी आएगी ही। और इसी बीच 15 साल सरकार में रहने के कारण न सिर्फ कुछ बड़े नेताओं के विरोध में सुर तीखे हो रहे हैं, बल्कि जातिगत समीकरण साधना भी शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन वजहों से मंत्रिमंडल में देरी हो रही है और लगातार जो दफ्तरों के, मुख्यमंत्री के और बाकी नेताओं के घर के चक्कर काट रहे हैं वो कहीं कलह तो पैदा नहीं कर देंगे? क्या जो कांग्रेस में कलह हुई है उसकी सुगबुगाहट हो रही है बीजेपी में, या वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा? जरा तस्वीर देखिए आप ही। आपको कितनी उम्मीद है? 100%। ये विंध्य क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद खुलकर मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वैसे इनके जैसे विधायकों की फहरिस्त काफी लंबी है, जो सीएम के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष वी डी शर्मा से मिलकर इस बार मंत्री बनने के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। इसकी कई वजह भी है। लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के मंत्री रहने का विरोध, एक व्यक्ति के लगातार मंत्री रहने के कारण दूसरी पंक्ति के नेताओं को मौका नहीं, लगातार जीत रहे नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जाना, और शायद यही वो कारण हैं जिनके कारण शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। जिन बड़े नामों का विरोध हो रहा है उनमें पहला नाम राजेंद्र शुक्ला का है, जिनके खिलाफ विंध्य के ही केदार शुक्ला और गिरीश गौतम हैं। मालवा निमाड़ में ऐसा ही विरोध विजय शाह को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ से उषा ठाकुर और रमेश मेंदोला मैदान में हैं। बुंदेलखंड में गोविंद राजपूत के मंत्री बनने के बाद गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। रायसेन से सिंधिया खेमे के प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना तय है। ऐसे में रामपाल सिंह के लिए रहा मुश्किल है। महाकौशल की बात करें तो यहाँ भी गौरीशंकर बिसेन और अजय विश्नोई का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। खुद के लिए मंत्री पद चाहने वाले बीजेपी के सीनियर विधायकों को मालूम है कि इस बार वो कामयाब नहीं हुए तो आगे शायद ऐसा संभव ना हो। हालांकि संगठन सब कुछ सही होने की बात कर रहा है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। अभी ये कोरोना का सारा ये सब चल रहा है और मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही सूचना मिलेगी और जल्दी तय हो जाएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा ना कि एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, इससे सब मिलजुल करके टीम भावना से आगे बढ़ते हैं और जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो काम के नाते से लोगों को मिलती हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समाधान के साथ होंगी। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की संभावना जल्दी है तो बात होती ही रहती है, और हमारे नेता हैं, उनसे नहीं बात होगी तो किससे होगी? संगठन उचित ही करेगा। आपको कितनी उम्मीद है? 100%। मंत्रियों को लेकर बीजेपी इस वक्त 3 तरफा संकट में है। उसे सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए विधायक और गैर सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाना है। ऐसे करीब 10 विधायक हैं जिनका मंत्री बनना तय है। अब सिर्फ 24 सीटें बचती है जहां बीजेपी अपने विधायकों को मंत्री बना सकती है। बीजेपी को इस बात की आशंका है कि यदि इस वक्त कोई गलत फैसला लिया गया तो कुछ विधायक कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। बीजेपी को क्षेत्रीय और जाति समीकरण के हिसाब से भी समन्वय बैठाना है, और इधर कांग्रेस दूर बैठकर सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रही है। ऐसे लोग जो कल आए वो मंत्री बन गए और जिन्होंने 30-30, 40-40 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की वो दूर से देख रहे हैं शपथ लेते हुए, तो स्वाभाविक रूप से ये दर्द तो अंदर पीड़ा है। और जिस दिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद ये दर्द चेहरों पे नहीं सड़कों पे भी दिखाई देगा। जाहिर है मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की छाप भी साफ तौर पर दिखेगी, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर खुद को मजबूत करने की है, जबकि कांग्रेस की निगाह बीजेपी के उन असंतुष्टों पर है जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आ सकते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
तो वाकई स्थिति आपने देखी और इस कथा से बीजेपी की पूरी व्यथा भी आप समझ गए होंगे कि आखिर मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को भी शामिल करना है, पुराने मंत्रियों को भी जगह देनी है। वो लोग जो पुराने मंत्रियों की वजह से कई साल से पार्टी की सेवा कर रहे थे और दूर से ही ये देख रहे थे लोगों को मंत्री बनते हुए, उनकी भी अपनी एक आशा है। कुछ लोग तो सिर्फ मौका ये देख रहे हैं कि जैसे ही मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार हो और विरोध हमको शुरू करना है। सवाल ये है कि इस विरोध के बीच जो विरोध के कुछ स्वर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सुगबुगाहट ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि जो दम है, जो विश्वास है और जो आश्वासन मिलता जा रहा है कि नहीं आपका काम होगा, और ये कह रहे हैं कि 100%। केदार शुक्ला तो कह के गए कि मैं मंत्री बनूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो किसे लिया जाएगा, किसे नहीं लिया जाएगा, कौन मंत्रिमंडल में होगा, कौन नहीं होगा, और जो होगा वाकई उसके होने से दूसरों को नाराज़गी तो नहीं होगी, जानने की कोशिश करते हैं। पीसी शर्मा साहब पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पहले भी मंत्री रहने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और अभी भी वो मंत्री ही थे। अगर कुछ समय पहले ये उठापटक नहीं होती तो शायद अभी भी मंत्री होते। और आशीष शर्मा साहब बीजेपी विधायक हैं और लगभग आज आप भी पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। तो ये तो नहीं कहूँगा कि मंत्री बनने गए थे, क्योंकि आप खुद ही, आपके चेहरे की मुस्कान बताएगी कि क्या बात करने गए थे, क्या नहीं करने गए थे। तो मैं पहले पीसी शर्मा साहब के पास जाऊँ उससे पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि आप आज कार्यालय पहुँचे थे तो कुछ तो अपनी बात रखी होगी, कुछ तो दिल का दर्द बयां किया होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल में किसी तरह का दर्द नहीं है। हम सब लोग खुश हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, लेकिन पूरा विश्व इस समय जिस महामारी से पीड़ित है और मध्य प्रदेश में भी जो बीमारी दस्तक दे चुकी है, उसको लेकर क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, किस तरह इस बीमारी से निपट रहे हैं, लोगों को किस तरह की समस्याएं आ रही है, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने आया था। चूंकि किसानों की गेहूं और चना खरीदी इस समय चल रही है, बीमा की जो राशि आई है वो कई सारे किसानों को नहीं मिल पाई है, बीमा कंपनी ने उसमें कुछ विसंगति की है। तो क्षेत्र के ऐसे बहुत सारे विषय लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आया था। चूँकि काफ़ी दिनों के बाद भोपाल आने का अवसर हुआ, इसलिए प्रदेश कार्यालय भी, चूँकि हम रूटीन में भी जाते हैं, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी से मेरी भेंट हुई थी। और जहाँ तक बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार आने वाले समय में होगा, तो ये सरकार के लिए आवश्यक भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्योंकि और काम को गति देने के लिए और इस महामारी से लड़ने के लिए बहुत सारे मंत्रियों की आवश्यकता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उनका क्षेत्राधिकार है। जब भी समय आएगा तब वो माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेंगे। जी, पीसी शर्मा साहब, राजनीति में नेता जब राजनीति करते हैं तो वो विपक्ष को लेकर, या अगर विपक्ष में है तो सरकार के ऊपर कटाक्ष करके, राजनीति करके, लेकिन जब अपनी ही पार्टी में राजनीति करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और हर तरह के दावपेच आदमी इस्तेमाल करता है। और मैं समझता हूं कि आपने इसे बहुत करीब से देखा है। बहुत लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस में कई तरह की उठापटक हुई है, और अभी जो उठापटक हुई है उससे पहले भविष्य में कभी ऐसी उठापटक मध्य प्रदेश में तो नहीं हुई। बहुत करीब से आपने देखा है। क्या लग रहा है आपको कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बीजेपी में सब कुछ ठीक ठीक है? पहली बात तो ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठीक होता तो शिवराज जी ने जब 22-23 तारीख को शपथ ली थी तब मंत्रिमंडल का गठन हो जाता। एक महीने बगैर स्वास्थ्य मंत्री के रहा मध्य प्रदेश जी। फिर दूसरी बार 5 मंत्री जिसमें आधे जो कांग्रेस से गए थे वो बने, उस समय विस्तार कर लेते पूरा, अगर ठीक ठीक होता तो। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज कोरोना से युद्ध लड़ रहा है पूरा देश और विश्व, और उस लड़ाई जिसमें आज मध्य प्रदेश जो है डेथ रेट में हाईएस्ट है पूरे हिंदुस्तान में, और रोज़ संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस बीच ये मंत्रिमंडल गठन की बात करना, अभी बात दूसरी चल रही है कि आज डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, किसान की जो उसका अनाज आना है वो पूरी तरह से आ नहीं रहा है, वहाँ उसको पूरा मिल नहीं रहा है। जो मज़दूर मध्य प्रदेश के बाहर अटके हुए हैं उनको आना है, उनसे टिकट लिया जा रही है। ये दुनिया भर की उलझन है, उसमें मंत्रिमंडल की बात कहाँ से आ गई? उसकी वजह से 70 जो मुझे जानकारी मिली, 20, 22, 24 तो जो कांग्रेस बीएसपी वगैरह के हैं वो भोपाल में घूम रहे हैं, बाकी 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में घूम रहे हैं। तो
तो ये आखिर ये लोगों की जो समस्याएं उनके क्षेत्रों की उनको कौन देखेगा? कोरोना से लड़ाई और बाकी जो किसानों की बात, मजदूरों की बात वहाँ कौन करेगा? तो जी। ये एक समय जो स्थिति पैदा हुई है, मैं समझता हूँ ठीक नहीं। और अभी विष्णु जी दूसरे चैनल पे मेरे साथ थे तो कह रहे थे कि ये तो अभी और बढ़ेगा लॉकडाउन, तो लॉकडाउन और बढ़ेगा और मई में कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि विधायकों को अट्रैक्ट करना, बुलाना यहाँ इस तरह से मजमा लगाना कहीं ठीक नहीं है। अभी केदार शुक्ला जी का सुन रहे थे, तय कर दिया उनने कि मैं तो मंत्री बनूंगा ही। अब आशीष शर्मा जी भी अब काफ़ी सीनियर हो गए। इस तरह के युवा लोगों को तो निश्चित तौर पर आना चाहिए, पर उसके लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ बुला के चर्चा की जाए। अभी ये कोई कुछ मजबूत और बड़े पॉइंट आपने रखे हैं आशीष शर्मा साहब। मैं इन्हीं के बारे में स्थिति में लेता हूँ जवाब आशीष शर्मा जी से। हॉट है और ऐसे करीब 9-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे लड़ने की बात है। जी आशीष शर्मा साहब, आपने सुना होगा पीसी शर्मा साहब को, पहले उन्हें मंत्री रहने का अनुभव है, अपनी पार्टी के अंदर वो बहुत बड़ी उठापटक देख चुके हैं और बहुत करीब से देख चुके हैं। जी आशीष भैया एक बात सुनिएगा आप जरूर। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जिस तरह से कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आया अपने क्षेत्र की बात करने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के लिए, और ये बात करने आया था। बाकी अगर आपने अपनी बात रखी हो तो वो आप अंदर से जानते हैं आपने क्या बात रखी होगी या नहीं रखी होगी, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन सवाल ये भी है ना आशीष भाई कि आप एक समझने की कोशिश कीजिए कि बाकी लोग जो चक्कर लगा रहे हैं मंत्रियों के, बाकी लोग जो नरोत्तम मिश्रा साहब के यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, सवाल ये कि उनको आज जाकर अपने क्षेत्र में कोरोना की लड़ाई लड़ना है। अपने क्षेत्र में कितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं, कितनों के पास खाना है कि नहीं, मजदूर पहुंचे हैं कि नहीं, उनका क्या हुआ, क्वारंटाइन में जिनको रखा था उनकी रिपोर्ट क्या है। सवाल ये कि उनको बहुत करीब से इस बात को समझना चाहिए। उन्हें पता है कि ना जिस पार्टी में हमें, उस पार्टी ने कोरोना को शुरू से ही सीरियसली नहीं लिया, वो सरकार गिराने और उठाने की उठापटक में थे। तो फिर जब पार्टी के खुद मुखिया ने इसे सीरियसली नहीं लिया तो हम क्यों लें? हम तो अब मंत्री पद की चिंता करें। कहीं ऐसी तस्वीर तो नहीं दिख रही आपको? देखिए, कांग्रेस की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उनको अपनी सरकार जाने का जो गम है, जो दुख है, उससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की बातें वो मीडिया और इसमें बयान जारी करके कर रहे हैं। कई बार कांग्रेसी सवाल उठाते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों किया गया, और कई बार वो खुद कह रहे हैं कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हुआ। दोनों तरह के बयान बहुत विरोधाभासी है। भारतीय जनता पार्टी में किस विधायक को, किस सांसद को क्या जिम्मेदारी मिले, उसकी क्या भूमिका हो, ये तय करने का पूरी तरह से अधिकार है। जहां तक बात है, मुझे जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक और सांसद अपने क्षेत्र में पूरी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो प्रवासी गंभीरता से आशीष भाई तो वो लोग भी लगे हुए जो सिंधिया समर्थक है। मैं देख रहा हूँ प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब को निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप तस्वीर देखते हैं कि नहीं? आप तुलसी सिलावट जी को देखिए, उनको पता है हमें तो उपचुनाव में जाना है। वो तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन वो लोग जो चुनाव जीत कर आए हैं और जो पार्टी को एक दम्भ के साथ कह सकते हैं अगर मुझे मंत्री नहीं बनाया तो फिर देखिएगा, ऐसी बात करने वाले भी बीजेपी के अंदर कम नहीं है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एक भी व्यक्ति या एक भी विधायक नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है कि मुझे मंत्री नहीं बनाया तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह अनुशासित है। संगठन का जो निर्देश होगा विधानसभा कार्य करेंगे तो वो अनुशासन भी आपने भी देखा। आशीष भैया, अनुशासन की बात मत कीजिए। मैं मानता हूं कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी और उसके अंदर बहुत कम अनुशासनहीनता होती है, लेकिन इस चुनाव ने यह बता दिया था कि स्थिति क्या थी। मैं पीसी शर्मा साहब के पास चल रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। पीसी शर्मा साहब, बहुत अगर हम विंध्य की बात कर लें, मालवा निमाड़ की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, महाकौशल की बात कर लें, आपका भी जब मंत्रिमंडल था तो संतुलन बराबर बनाने की कोशिश की गई थी। मैं अब मंत्रिमंडल के संतुलन पे आ जाऊंगा। उस संतुलन को बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दबाव यह था कि किसी की सुनी नहीं जा रही थी। ऐसा सामने आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी किसी की नहीं सुन रहे थे उस समय, मंत्री अपने अपने दम में चल रहे थे। अब क्या आप ये देख रहे हैं कि यहाँ केवल मुख्यमंत्री की चलेगी या संगठन की चलेगी या आरएसएस की चलेगी, या फिर सीधा एक लेटर आएगा वहां से नंबर 1 और नंबर 2 से जिसकी बात पार्टी करती है कि साहब यही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा? एक चीज़ की तो मैं आपको जवाब दे दूं, जो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं थे, तो ये 6 मंत्री हमारे गए हैं, अगर सबसे ज़्यादा किसी की सुनी जाती थी तो इन्हीं की सुनी जाती थी, चाहे मंत्रिमंडल हो या उसके बाहर।
तो लेकिन जो स्थितियां बनी, जो भी हुआ है, और एक चीज़ तय है कि जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना था, तो वहाँ पर 120-21 लोग थे सब मिला के, और इनके पास थे 106-7। अब उनमें से ही वहाँ गए हैं, वो स्थिति है, तो आप देख सकते हो क्या स्थिति है। और जो 22 लोग गए हैं और बीएसपी सपा इंडिपेंडेंट गए, ये सब इस बात के लिए गए कि ये मंत्री बनना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब मंत्री जो नहीं बनेंगे तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति होगी। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे विंध्य का क्षेत्र देख लें आप, बीजेपी का, दूसरे निमाड़ मालवा का देख लें, ग्वालियर अंचल का देख लें, ये सब जगह से लोग इस समय मंत्री बनने के लिए यहाँ होड़ लगी हुई है। जो सिंधिया जी के खेमे के जो लोग हैं वो अलग लगे हुए हैं, और किसी को भी छोड़ा तो जो स्थितियां बनेगी, क्योंकि आज जब गोपाल भार्गव जी जो नेता प्रतिपक्ष थे उनको मंत्री नहीं बनाया तो उनके क्या स्टेटमेंट आए, क्या बात आई, वो आपने देखा। अब भी उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। कुल मिला के जैसा कहा भी शर्मा जी ने, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इनने देखा था कि जब एक डिवीज़न हुआ था विधानसभा के अंदर, तो कैसे डिसिप्लिन टूटा था इनके यहाँ, और डिसिप्लिन अगर कोई इनके यहाँ तोड़ेगा तो इनको नहीं बताएगा, वो जब भी डिसिप्लिन टूटेगा तो हम लोगों के पास आएगा। तो ये भानुमति का कुनबा बन गया है इस समय। यानी कि आप इंतजार कर रहे हैं पीसी शर्मा साहब, आपको पता है कि इनके रूठे तो हमारा कंधा है कि साहब यहाँ आके रो लीजिए। मजदूर, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जब तक विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो जाते, मंत्रिमंडल का कोई गठन भी होना नहीं चाहिए। और अभी इस समय इसकी बात करने के बजाय कोरोना से लड़ाई की बात करना चाहिए। सही कहा भारतीय जनता लेकिन अगर जब बात चल पड़ी है तो बात करनी भी पड़ेगी। आशीष भाई आपके पास आ रहा हूँ, सोनिया गांधी जी ने कहा है, यही कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में उस लड़ाई को। जी आशीष भाई, जरा एक चीज बता दीजिएगा, वो लोग जो पहले मंत्री रह चुके हैं वो एक भी चक्कर नहीं काट रहे, लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी आशीष, वाकई सही कहा। देखिए पीसी शर्मा साहब आपका समर्थन कर रहे हैं, सीनियर लीडर, वो कह रहे हैं कि आशीष भाई जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। पहले तो इस बात का जवाब दीजिएगा। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जो पहले मंत्री थे वो बिल्कुल चक्कर नहीं काट रहे हैं, पहले वो देख रहे हैं तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कौन चक्कर काट रहा है। अब आप सोचिए कि विंध्य से 2 लोग पहले ही यहाँ लाइन लगा के खड़े हुए हैं, बुंदेलखंड से लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, मालवा निमाड़ से भी कई ऐसे नाम हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अब सवाल ये है कि किसे बनाए किसे ना बनाए। पार्टी संगठन, आप जरूर कह रहे थे कि ऐसा ना तो हमारी पार्टी में हुआ है ना कभी होगा, तो कांग्रेस के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ था, किसी ने सोच लिया था कि सिंधिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है भविष्य में, तो किसी ने नहीं झांका, लेकिन भविष्य जो है वो दूर से थोड़ा सा दिखने जरूर लगता है। देखिए पीसी शर्मा जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो भविष्य को लेकर कुछ कथन कर रहे हैं और भविष्य वक्ता की भूमिका में आज के समय में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है, जितने भी बड़े राजनीतिक विश्लेषक है और पंडित हैं, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक और पंडित ही मानता हूं, लंबी राजनीति उनकी, तो आप तो उन्हें भविष्य राजनीतिक भविष्य वक्ता ही मान सकते हैं। देखिए आज के समय में कोरोना की महामारी जिस हिसाब से चल रही है, जितने ज्योतिष है, जितने भविष्य वक्ता हैं, सबके कथन फेल हो गए। इस बीमारी के आगे सबका अंक गणित फेल हो गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिवराज जी आज ऐसे नेता है जिन्होंने 15 साल तक मध्य प्रदेश के सफल मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल निभाया है और उनको संतुलन बनाने में भी महारत हासिल है। इसलिए इस तरह की बात कहना कि आगे जाकर असंतोष होगा, किसी तरह का असंतोष नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका आने वाले समय में होगी, क्या भूमिका होगी, अगर बात करनी थी ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी है, और तो कुछ लोग नरोत्तम मिश्रा जी के घर पे चक्कर क्यों लगा रहे हैं? यानी कि पावर सेंटर कहीं और भी है। आशीष भाई सुनिए तो सही, पावर सेंटर कहीं और भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए नहीं, पावर सेंटर आप इसको मत मानिए। नरोत्तम जी भी पार्टी के बड़े नेता हैं, सरकार के वजनदार मंत्री हैं, इसलिए अन्य मंत्रियों के पास भी जितने भी मंत्री बने, जितने भी नेता, उनके पास विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ करते थे। जी पीसी जी आप कुछ कह रहे हैं, शर्मा साहब? जी पीसी शर्मा साहब, इसको आप पावर सेंटर मत मानिए। नरोत्तम जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके पास कोई विधायक जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए वो मंत्री बनने के लिए शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। 180
मैं ये कह रहा हूँ जी। कि जो सरकारें चलाई है शिवराज जी ने, उसमें उस समय उनके पास 145 और 175 180 विधायक हुआ करते थे। ये आज की स्थिति में जो कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी 121 की, उससे चुरा के विधायक आपके यहाँ गए हैं और ये स्थिति है जिसमें आपके लोग बैठे हुए हैं और ये 22 24 26 ये तैयार है मंत्री बनने के लिए। इन परिस्थितियों में ये मंत्रिमंडल का गठन होगा और मैं समझता हूँ कि अगर ये सब इजी होता तो 23 मार्च को बन जाता, या बाद में 1 महीने के बाद जैसा मैंने पहले कहा कि 5 मंत्री बने थे तब बन जाता। और सीनियर तो मुझे मोस्ट लगता है गोपाल भार्गव जी, जब चुनाव की जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं ना, रेस लगेगी, पहले आओ पहले पाओ, जीत गए मंत्री बदले जाओ, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना था ये गोपाल भार्गव जी, सीताचरण शर्मा जी को बनना था जो विधानसभा अध्यक्ष ने, इन लोगों को छोड़ा गया है, बिश्नोई जी को छोड़ा गया है। ये कहीं ना कहीं जो है केवल कांग्रेस की सरकार गिराना और उसकी वजह से आज जो कोरोना फैला है। सर, अगर बात चली तो दूर जाएगी पीसी शर्मा साहब, अगर मैं आपके मंत्रिमंडल की बात कर दूं तो मैं आपके मंत्रिमंडल की बात कर दूं तो जायसवाल साहब का क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, उनको मंत्री बनाना पड़ा ना, वो आपकी पार्टी के बागी थे। तो हम तो कह रहे हैं ना कि 22 के 22 बनाओ, जो 5-6 रामभाई वगैरह गए इनको ही बनाओ। रामभाई को आपने मंत्री नहीं बनाया, आपकी पार्टी ने मंत्री नहीं बनाया, लेकिन एक सुगबुगाहट जरूर छोड़ दी उस पार्टी की तरफ। चलिए आशीष भाई, सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए आप बहुत करीब से समझते हैं, मुख्यमंत्री जी आप पर एक विशेष स्नेह भी रखते हैं, मैंने देखा है कई बार। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पीसी भाई से कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवराज जी एक बहुत अच्छे वनडे और 2020 दोनों के कप्तान हैं और नरोत्तम जी हमारी टीम के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर हैं। इसलिए इन दोनों ने मिलकर अगर आने वाले समय में जितने भी संकट आपके द्वारा उपस्थित किए जाएंगे, उन सब संकटों का मुकाबला बहुत दृढ़ता के साथ करेंगे। ये सरकार बहुत अच्छे से चलेगी, कोरोना महामारी से भी हम लोग निपटेंगे और आने वाले समय में बिना किसी असंतोष का मंत्रिमंडल आपको मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार का देखने के लिए मिलेगा। ये तो बात आप बिल्कुल सीना ठोक कर कह ही नहीं सकते आशीष शर्मा साहब कि बिना असंतोष का होगा। ये इसमें तो असंतोष पैदा होने की 100% गुंजाइश है। देखिए जहां तक मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक ये चाहता था कि कमलनाथ की सरकार का अंत होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार मध्य प्रदेश की जनता के हित में काम नहीं कर पा रही है, दमन का काम कर रही है। इसलिए मेरे जैसे सभी विधायकों की मंशा है कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में चलना चाहिए, वो चाहे किसी भी कीमत पर चले, किसी को मंत्री नहीं। ये 100 रुपए दुख की बात नहीं, ये 25 लाख से ज्यादा किसानों के ऋण माफ कर दिए, ये 100 रुपए 100 यूनिट बिजली कर दी, ये 300 से 600 वृद्धा पेंशन कर दी, ये बच्चों की शादी के 25,000। आपने क्या किया? डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए। अरे जब पूरी दुनिया के अंदर 10 रुपए, दुनिया के अंदर 10 रुपए का एक बैरल मिल रहा है क्रूड ऑयल, आप रेट बढ़ा रहे हो वहां पे, वहां मंदिर खोल नहीं रहे हो, मंदिरालय बना रहे हो, मंदिर खोल नहीं रहे हो, मंदिरालय खुलवा रहे हो। मंदिर मस्जिद, अरे हिंदुस्तान में आज तक कभी ये नहीं हुआ कि मंदिर और धर्मस्थल बंद हो जाए। ये आप लोगों की पार्टी है, चाहे मध्य प्रदेश, ये बंद करवा दिया आपने, ये सब बंद करा दिए। पुजारियों को हमने कहा था, मांग की थी कि उनको दो पैसे, अरे उनको पैसे दिए नहीं, लोगों को 5-5 हजार देना था, दिए नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की स्थिति आ गई है। 5 किलो अनाज के अंदर 2 महीने, 5 किलो अनाज के अंदर 2 महीने आदमी जीलेगा। ये राशन बांटा नहीं आपने, शराब पिला के बीमारी फैलाना चाहते हो, शराब पिला के लोगों को बीमारी फैलाना चाहते हो, ये हालत कर दी है आपने। आशीष शर्मा जी मंत्री बन जाओ, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को छोड़ो, हिंदुस्तान की जनता को छोड़ो। जो आपने बस से बदतर हालत कर दिए। 3 बच्चे आते हैं, एक अपनी बहन को छोटी को बारी बारी से उठा के लेके आ रहे हैं, जैसलमेर से भोपाल, ये हालत कर दिए। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो छत्तीसगढ़ जैसा मामला होता, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक मौत नहीं हुई है, मुख्यमंत्री निवास के पार्टी कार्यालय तो एक मौत नहीं होती। और साथ ही साथ पार्टी दफ्तर के मेरा उनसे निवेदन यही है कि ऐसे समय में जनता की सुनिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि मंत्री पद जो है वो किसी दबाव में लेने के बजाय अगर पार्टी को समझकर
आप अपनी व्यवस्था को समझकर और जो समय की मांग है, जो कोरोना इस समय फैला हुआ है, उससे लोगों को जो परेशानी हो रही है, मजदूर फंसे हुए हैं, बाकी और भी परेशानियां हैं, लोग मर रहे हैं, उस तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा साहब आपका, आशीष शर्मा साहब आपका भी नमस्कार।